नमस्कार दोस्तों। हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ रहे थे और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में हमारा प्लेटो का टॉपिक हो गया था और हम अरस्तु पढ़ रहे थे। अरस्तु में उस संपूर्ण राज्य की अवधारणाओं के बारे में और राज्य की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में और राज्य का वो जो मूल ढांचा जिसके बारे में मैंने बताया था कि जिसके ऊपर वो विचार क्रांति के संबंध में देते हैं, उन क्रांति के संबंध में हमने पढ़ लिया था। मैंने ये कहा था कि एक बड़ा टॉपिक और भी रहेगा, उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो है अरस्तु की दास प्रथा, यानी कि अरस्तु के दास प्रथा के संबंध में विचार। अरस्तु के समय में एक दास प्रथा चलती थी और उस समय की दास प्रथा के अनुसार जो निर्बुद्धि व्यक्ति थे या जिनका बौद्धिक स्तर कम था या जिन लोगों में समझ कम थी, उन लोगों को दास बना लिया जाता था। या युद्ध के दौरान जो व्यक्ति जीते जाते थे, यानी कि जो युद्ध के दौरान हार जाते थे, जीतने वाले उन हारने वालों को क्या बना लेते थे, अपने दास बना लेते थे। आज इसी के संबंध में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के अनुसार दास प्रथा या अरस्तु के दास प्रथा या दासता के संबंध में विचार। पाश्चात्य राजनीति विचार। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अरस्तु के दासता संबंधी विचार। अरस्तु दास प्रथा के बारे में या दासता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दासता मान लो या दास प्रथा मान लो। अरस्तु दास प्रथा के बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए कि दासता होती क्या है, दास प्रथा होती क्या है। दासता की परिभाषा। दासता के बारे में क्या कहते हैं अरस्तु? दासता के बारे में अरस्तु ये कहते हैं कि घर का काम चलाने के लिए दो प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। घर का काम चलाने के लिए दो प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, एक निर्जीव और दूसरा सजीव। अरस्तु कहते हैं कि निर्जीव में घास है, खेत हैं, मकान हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, जो भी चीजें हैं उनको उन्होंने क्या माना है? निर्जीव वस्तु माना है, जो घर का काम चलाने के लिए जिनकी जरूरत होती है। और दूसरा माना उन्होंने सजीव, और सजीव में उन्होंने केवल दास को रखा है। सजीव में उन्होंने किसको रखा है? दास को रखा है। दासता की परिभाषा में क्या कहा है उन्होंने कि घर का काम चलाने के लिए दो प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती हैं, एक निर्जीव एवं एक सजीव। एक निर्जीव और एक सजीव। निर्जीव में घर, घास, मकान, खेत, गाय, घोड़े आदि। और सजीव में दास आते हैं। सजीव में कौन आते हैं? दास आते हैं। उन्होंने कहा कि घर का काम चलाने के लिए दो प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, एक निर्जीव
और दूसरा सजीव। निर्जीव में घर, घास, मकान, खेत, गाय, घोड़े आदि को आप कह सकते हैं। और उन्होंने सजीव में कहा, सजीव में किसको कहा? सजीव में उन्होंने कहा कि सजीव में क्या आते हैं? सजीव में दास आते हैं। और उन्होंने कहा कि जो दास हैं, दास मालिक की या अपने स्वामी की संपत्ति होता है। दास क्या होता है? दास अपने मालिक या अपने स्वामी की क्या होता है? संपत्ति होता है। क्या पढ़ा हमने दासता के बारे में? दासता के बारे में हमने पढ़ा कि घर का काम चलाने के लिए दो प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, एक निर्जीव और दूसरा सजीव। निर्जीव में घर, घास, मकान, खेत, गाय, घोड़े आदि आते हैं। और सजीव में कौन आते हैं? सजीव में दास आते हैं। दास अपने मालिक या अपने स्वामी की क्या होते हैं? संपत्ति होते हैं। अरस्तु का जो समय चल रहा था, अरस्तु के समय में दो प्रकार की दास प्रथा चलती थी। एक तो निर्बुद्धियों के ऊपर बुद्धिजीवियों का शासन, यानी कि जिन लोगों में समझ कम है उन लोगों के ऊपर, जिन लोगों में बुद्धि है वो लोग क्या करेंगे? शासन करेंगे। यानी कि जो विवेक शून्य व्यक्ति हैं, बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, जो स्वतः नहीं कर सकते, तो अरस्तु कहते हैं कि उनके ऊपर किनका शासन था? बुद्धिजीवियों का शासन था। दूसरा, दो राज्यों के बीच में अगर युद्ध होता है और एक राज्य हार जाता है तो हारने वाले राज्य को जीतने वाला राज्य अपना क्या बना लेता था? अपना दास बना लेता था। ये अरस्तु के समय में दो प्रकार की दास प्रथाएं चला करती थी। अरस्तु जो दूसरी दास प्रथा है, युद्ध के दौरान जो जीते जाते हैं, उस दास प्रथा का समर्थन नहीं करता था, उसका विरोध करता था। वो ये कहता था कि निर्बुद्धियों के ऊपर बुद्धिजीवियों का शासन ठीक बात है, लेकिन युद्ध के दौरान जो व्यक्ति जीते जाते हैं उन्हें क्या नहीं बनाया जाना चाहिए? उन्हें दास नहीं बनाया जाना चाहिए। फिर है दास प्रथा के पक्ष में अरस्तु के विचार। दास प्रथा के पक्ष में अरस्तु के विचार। दास प्रथा के पक्ष में अरस्तु क्या बोलता है कि दास प्रथा जो है वह स्वामी एवं दास दोनों के हित में। क्या कहा अरस्तु ने? अरस्तु ने कहा है कि जो दास प्रथा है वो दोनों के लिए सही है। जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जो स्वामी है, मालिक है, उसका भी काम आज हो जाएगा, और जो व्यक्ति विवेक शून्य है, जिसमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, वो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ में रहेगा, एक ज्ञानी व्यक्ति के साथ में रहेगा, जिसका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, उस व्यक्ति के पास में रहेगा, तो धीरे 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 उसकी बुद्धि का स्तर भी बढ़ जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति उस दास प्रथा से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। दूसरा बिंदु है मानव प्रकृति के अनुकूल। मानव प्रकृति के अनुकूल। अरस्तु ने ये कहा कि ये तो मानव की प्रकृति है और मानव की प्रकृति के अनुसार है। जिस व्यक्ति में बुद्धि ज्यादा होती है, समझ ज्यादा होती है, वो अपने अनुसार लोगों को अपने नियंत्रण में या अपना काम चलाने के लिए उन लोगों को रखता है, तो वो स्वाभाविक है, ये मानव की प्रकृति है। और मानव की प्रकृति के अनुसार अगर निर्बुद्धि के ऊपर बुद्धिजीवी व्यक्ति का शासन हो तो गलत नहीं है। कोई व्यक्ति स्वतः अगर अपना काम नहीं कर पा रहा है तो किसी सहयोग से या किसी के सहयोग से अगर वो अपना काम निकाल ले, या कोई व्यक्ति अपने साथ में रहकर उस व्यक्ति का सहयोग करे, तो वो भी गलत नहीं है। और तीसरा बिंदु है यूनानी सर्वश्रेष्ठ नागरिक। यूनानी सर्वश्रेष्ठ नागरिक। इस तीसरे बिंदु के ऊपर बहुत अधिक टिप्पणियां भी होती हैं, बहुत अधिक आलोचना भी अरस्तु की हुई है कि इतना बड़ा महान दार्शनिक होने के बाद भी ऐसी बहुत छोटी बात वो कहते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर यूनान वाले शासन कर सकते हैं और यूनान के लोगों को कोई दास नहीं बना सकता। यानी कि सीधे अर्थ में आप यूं कह दीजिए कि यूनान पूरी दुनिया के ऊपर शासन कर सकता है, पूरी दुनिया को दास बना सकता है। दुनिया में कोई भी जगह
कहीं भी लोग ऐसे नहीं हैं जो यूनान के लोगों को क्या बना सके, अपने दास बना सके या अपनी मर्जी उनके ऊपर थोप सके, क्योंकि यूनान के जो नागरिक है वो बुद्धिजीवी हैं, इसलिए उन्होंने यूनान के नागरिकों को क्या बताया है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो अरस्तु के जो दास प्रथा के जो पक्ष में विचार थे, उन पक्ष विचारों में क्या पढ़ा कि जो दास प्रथा है स्वामी के लिए भी ठीक है और दास के लिए भी ठीक है। दास के लिए ठीक कैसे है कि अगर वो बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ में रहेगा तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि के स्तर का विकास होगा, बुद्धि का स्तर बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि उस दास प्रथा से वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। दूसरे बिंदु में पढ़ा कि ये जो मानव की प्रकृति है कि जो निर्बुद्धि व्यक्ति है उसके ऊपर बुद्धिजीवी व्यक्ति क्या करता है, शासन करता है, इसीलिए जो निर्बुद्धि है वो बुद्धिजीवी व्यक्ति का क्या हो गया है, दास हो गया है। तीसरे बिंदु में हमने पढ़ा कि यूनान के जो नागरिक हैं वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ हैं, यूनान के ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता है। फिर है अरस्तु की दास प्रथा की आलोचना। अरस्तु का जो हमने सिद्धांत पढ़ा है कौन सा, दास प्रथा, इस दास प्रथा की आलोचना है। काफी विद्वान जो है इस दास प्रथा की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, इसका समर्थन नहीं करते हैं। पहली जो आलोचना है ये वही है कि जो मानव का जो समूह है, मानव समूह का विभाजन असंभव। आलोचक क्या बोल रहे हैं, आलोचक ये कह रहे हैं कि अरस्तु इतनी आसानी से कैसे मानव समूह का बुद्धि के आधार पर विभाजन कर सकता है, ये कैसे कहा जा सकता है कि समाज के ये लोग बुद्धिजीवी हैं और समाज के ये लोग बुद्धिजीवी नहीं है। यानी कि बहुत मुश्किल, रेयर संभावना है कि ये समझ पाना कि समाज का ये व्यक्ति कम बुद्धि वाला है तो ये बुद्धि वाला व्यक्ति इस व्यक्ति के ऊपर क्या करेगा, शासन करेगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो मानव का जो समूह है, जो हमारा समाज है, उसका विभाजन करना संभव ही नहीं है। बुद्धि के आधार पर व्यक्तियों का बंटवारा नहीं किया जा सकता, समाज में उनको अलग नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा बिंदु है लोकतंत्र के विरुद्ध। लोकतंत्र के विरुद्ध आलोचक विद्वान ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी के ऊपर हक जमाने का और अपने अनुसार उससे काम करवाने का अधिकार नहीं है। ये तो फिर मनमानी हो गई, ये तो फिर मोनार्की हो गई, तानाशाही हो गई, और समाज में किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर मनमाना अधिकार जमाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार से बुद्धिजीवी व्यक्ति रहा है या फिर निर्बुद्धि व्यक्ति रहा है या सामान्य व्यक्ति रहा है। तो सीधा सीधा आलोचना का करते हुए या फिर अरस्तु की दास प्रथा की आलोचना करते हुए आलोचक विद्वान क्या कहते हैं, ये कि लोकतंत्र के बिल्कुल ही क्या है, विरोध में है, विरोधाभास से पूर्ण। फिर तीसरा बिंदु है विरोधाभास से पूर्ण। विरोधाभास से पूर्ण, विरोधाभास से पूर्ण। विरोधाभास से पूर्ण का मतलब है कि अरस्तु का जो दासता संबंधी सिद्धांत है या दास प्रथा के बारे में जो विचार है या दास प्रथा के पक्ष में जो विचार हैं वो विरोध से भरे हुए हैं। यानी कि एक तरफ तो ये कहता है अरस्तु कि जो व्यक्ति हैं वो विवेक शून्य हैं, और दूसरी तरफ ये कहता है कि अगर वो उस बुद्धिजीवी व्यक्ति के पास में रहेगा या जिस व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा है उस व्यक्ति के पास में रहेगा तो धीरे 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 उसकी बुद्धि का क्या होगा, विकास होगा, और बुद्धि का विकास होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि बुद्धि का विकास होने के कारण उस दास प्रथा से वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। लंबा समय जरूर उसको दास में गुजारना पड़ेगा, लेकिन एक समय बाद में वो दास प्रथा से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। और दूसरी तरफ अरस्तु कहता है कि व्यक्ति तो विवेक शून्य है। तो आलोचक विद्वानों का मानना यह है कि जो व्यक्ति जन्म से ही विवेक शून्य है, जिस व्यक्ति की समझ है ही नहीं, तो कैसे उस व्यक्ति की समय के अनुसार क्या बढ़ जाएगी, समझ बढ़ जाएगी। आलोचकों का मानना है कि जो व्यक्ति विवेक शून्य होता है उसकी समझ नहीं बढ़ेगी, और आलोचक विद्वान ये कहते हैं कि अगर ऐसे ही समझ बढ़ती है उनकी या फिर उनकी बौद्धिक व्यक्ति के साथ में रहेंगे, यानी कि जिस व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा है उस व्यक्ति के साथ में रहेंगे, उसकी समझ बढ़ेगी, तो आलोचक विद्वान ये कहते हैं कि उसे दास बनाना क्यों जरूरी है।
कि उसकी दास क्यों बनाए, उसको ऐसे भी तो शिक्षा दी जा सकती है, ऐसे भी तो उसकी मनोस्थिति को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसके ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है, ऐसे भी तो उसको ट्रेनिंग दिया जा सकता है, उसके ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। कोई जरूरी थोड़ी है कि उसको दास बनाया जाए और दास बन के ही उसका मानसिक विकास हो जाएगा और दास प्रथा से जो है मुक्त हो जाएगा। इसलिए उन अरस्तु का जो दास संबंधी जो विचार थे उसको पूर्ण रूप से खारिज करते हैं आलोचक विद्वान। ये कहते हैं कि उनकी दास प्रथा ठीक नहीं थी। एक बार रिवाइज्ड में करवा देता हूं कि अरस्तु के समय में दो प्रकार की दास प्रथा चलती थी। एक तो जिनका बौद्धिक स्तर कम था या निर्बुद्धि व्यक्ति थे उनको दास बना लिया जाता था। एक युद्ध के दौरान जो व्यक्ति जीते जाते थे उनको क्या बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था। जो दूसरी वाली दास प्रथा थी, युद्ध के दौरान जो व्यक्ति जीते जाते हैं उनके विरोध में अरस्तु खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि एक निर्बुद्धियों के ऊपर बुद्धिजीवियों का शासन ठीक है, लेकिन जो युद्ध के दौरान जो व्यक्ति जीते जाते हैं उन्हें दास नहीं बनाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। फिर वो दास प्रथा के बारे में क्या कहते हैं कि दास जो है वो स्वामी के लिए भी सही है और दास के लिए भी सही है। जो दास प्रथा है वो दोनों के लिए ठीक है। एक निर्बुद्धि व्यक्ति बुद्धिजीवी व्यक्ति के पास में रहेगा तो जो है उसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा और एक समय वो उस समस्या से, दास प्रथा की जो समस्या से उससे क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। फिर है मानव प्रकृति के अनुकूल है कि जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है वो निर्बुद्धि के व्यक्ति के ऊपर क्या करता है, अपना शासन करता है। फिर है कि यूनानी सर्वश्रेष्ठ नागरिक, तो उन्होंने क्या कहा कि यूनान के जो नागरिक है वो सर्वश्रेष्ठ नागरिक है। पूरी दुनिया के ऊपर यूनान वाले शासन कर सकते हैं, यूनान वाले लोगों के ऊपर दुनिया का कोई भी व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। फिर हमने पढ़ा इनकी आलोचना में पढ़ा कि मानव समूह का विभाजन असंभव, मानव समाज का विभाजन किया ही नहीं जा सकता। मानव समाज का जो विभाजन है वो संभव ही नहीं है, क्योंकि निर्बुद्धि और बुद्धिजीवी के आधार के ऊपर समाज को बांटा नहीं जा सकता है। फिर है लोकतंत्र के विरुद्ध, अगर कोई व्यक्ति किसी को अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है तो वो लोकतंत्र के विरुद्ध है। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी को अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने का अधिकार है। कोई व्यक्ति तानाशाही से या मनमानी से अपने नियंत्रण में किसी व्यक्ति को नहीं रख सकता, क्योंकि ये लोकतंत्र के विरुद्ध में है। और तीसरा बिंदु हमने पढ़ा था कि विरोधाभास से पूर्ण, क्योंकि इनका जो दासता प्रति सिद्धांत है वो बहुत विरोध से भरा हुआ है। और विरोध से भरे रहने का कारण यह है कि अरस्तु डबल बात करते हैं। अरस्तु एक तरफ तो ये कहते हैं कि विवेक शून्य व्यक्ति है तो विवेक शून्य व्यक्ति का मानसिक विकास हो ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर बुद्धिजीवी व्यक्ति के पास में जो निर्बुद्धि व्यक्ति रहेगा, जो दास रहेगा, समय के अनुसार उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा, उसका बुद्धि में सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा और बुद्धि का विकास हो जाएगा और एक समय वो दास प्रथा से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो आलोचक विद्वान ये भी कहते हैं कि पहली बात तो निर्बुद्धि व्यक्ति का जो है या विवेक शून्य व्यक्ति का जो है विकास नहीं होगा, और अगर उसका विकास संभव है तो उसको दास बनाना जरूरी नहीं है। बिना दास बनाए भी उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, शिक्षा दी जा सकती है और उसको जो है इस प्रकार की जो समस्या है निर्बुद्धिता की, उससे बाहर किया जा सकता है, उसको समझदार या बुद्धिजीवी बनाया जा सकता है ताकि भविष्य में वो किसी का दास नहीं बन सके। अरस्तु से संबंधित लगभग हमारे टॉपिक हो गए हैं, और ये टॉपिक अगर आपके समझ में नहीं आए तो हमारे पिछले 2-3 टॉपिक हमने अरस्तु से संबंधित पढ़े हैं, उनको एक बार आप देख लेना। धन्यवाद।